हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जिस पर बैठे हैं वो क्या है? पदार्थ है। मैं जिस पे बैठी हूँ वो भी पदार्थ है। आप और हम जिससे बात कर रहे हैं वो भी तो पदार्थ है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, जो भी है वो भी पदार्थ है। इसके अलावा आप जो खाते हैं वो भी पदार्थ है, जो पीते हैं वो भी पदार्थ है, और सांस लेते हैं जिससे वो भी क्या है? पदार्थ ही तो है। तो इस तरीके से आपने स्कूल या घर के आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तख्त, कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़, पौधे, पेन, पेंसिल, किताब, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज वगैरह वगैरह। तो इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं और कुछ प्रकृति में पाई जाती हैं। मनुष्य द्वारा जो बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। और जो प्रकृति में मिलती हैं वो क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं। तो चाहे वो मानव द्वारा बनाई गई हो चाहे वो प्राकृतिक हो, सभी क्या है? पदार्थ से ही मिलकर बनती हैं। अब पदार्थ क्या है? कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है या जो स्थान घेरती हैं तथा जिसका ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जा सकता है, पदार्थ कहलाती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां क्या है? इसको भी तो समझना जरूरी है ना। भाई, ज्ञानेंद्रियां पांच हैं। पांच को हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जैसे आंख है, आंख से हम क्या करते हैं? देख सकते हैं। कान से हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं। जीभ है, जीभ से हम स्वाद लेते हैं कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है। और त्वचा, स्किन से हम छू कर अनुभव करते हैं कि कोई चीज गर्म है या ठंडी है। तो ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो पदार्थ क्या हुआ? जो कि स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। अब जो वस्तुएं हैं वो कई बार एक ही पदार्थ से बनती हैं और कई बार वो कई पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। तो देखिए, सामने चित्र है, उसमें कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं। ये लकड़ी से, देखिए पूरी तरीके से स्टूल दिखाया गया, ये पूरा किसका बना है? लकड़ी का ही बना हुआ है। ये कार्ट है ना, गाड़ी, गाड़ी भी लकड़ी की ही बनी हुई है, लेकिन जो इसके पहिए हैं वो किसके हैं? रबर के हैं। अब ये हथौड़ा देख रहे हैं, हथौड़ा में जो पीछे पकड़ने के लिए है वो क्या है? लकड़ी का बना हुआ है, और आगे क्या है? लोहे का है। अब कांच का भी सामान देख लेते हैं। कांच भी क्या अपने आप में पदार्थ है ना। तो ये ग्लास है। ग्लास क्या? पूरी तरीके से कांच का बना हुआ है। आजकल कांच के पूरे डिनर सेट, खाने के बर्तन भी आ रहे हैं जो पूरे के पूरे कांच के बने हुए हैं। और कुछ मिक्स भी हैं, जैसे कि शीशा है जिसमें आप देख के बाल काटते हैं। वो क्या केवल शीशा ही होता है? होता है कई बार, लेकिन कई बार उसको सजावट के लिए उसके चारों तरफ प्लास्टिक का फ्रेम लगा देते हैं, लकड़ी का फ्रेम लगा देते हैं, स्टील का फ्रेम लगा देते हैं। तो वो क्या हो जाता है? उसमें एक से ज्यादा पदार्थ से मिलकर बन जाता है। लोहा, लोहा तो बहुत ही है हमारे जीवन में दिखता है लोहा। जैसे कि ये इन्होंने दिखा दिया है ये। अच्छा हाँ, जो कांच के में ना ऊपर भी दिख रहा है एक, इन्होंने दिखाया है बल्ब। बल्ब क्या है? कांच का है, लेकिन उसका जो होल्डर है, होल्डर किसका हो सकता है? लोहे का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। अब लोहे का, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में तो बहुत सारे पदार्थ यूज में आ जाते हैं ना। लोहा भी आ जाता है, कांच भी आ जाता है, प्लास्टिक भी आ जाती है, रबर भी आ जाती है। साइकिल है, साइकिल में भी लोहा भी आ जाता है और प्लास्टिक भी आ जाती है। इसकी जो गद्दी होती है प्लास्टिक की भी होती है और रबर की भी होती है। और ऐसी सामने हैंडल पे भी लगा होता है। अच्छा, ये जो प्लायर दिख रहा है, प्लायर में क्या है? पीछे जो प्लास, प्लास में आगे की तरफ लोहा है और पीछे की तरफ रबर है पकड़ने के लिए। और ये एक रिंच दिखाई जा रही है जो मैकेनिक के पास होती है ना। आप जब अपनी साइकिल सही कराने के लिए जाते हैं, उसकी चैन में उतर जाती है तो उससे सही करते हैं। ये क्या है? ये पूरी की पूरी लोहे की बनी हुई है, इसमें कोई और पदार्थ नहीं प्रयोग किया गया है। पंखा है, पंखे में भी कई पदार्थ प्रयोग में आ रहे हैं। ऐसे ही मिट्टी भी एक पदार्थ है और मिट्टी से भी कुछ वस्तुएं बनाई जाती हैं। आप जो अपने गमले, गमला दिया हुआ है ना, इसमें गमले में फूल लगा के सजाते हैं, ये किसके बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। आजकल तो वो कुल्हड़ का भी बहुत प्रचलन में आ गई है, चाय पीते हैं उसी में ही, तो वो भी किसकी बनी होती है? मिट्टी की बनी होती है। तो इस तरीके से आपने इस चित्र के माध्यम से ये सीखा है कि कई बार वस्तुएं एक ही पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं और कई बार वस्तुएं कई पदार्थों से मिलकर भी बनाई जा सकती हैं।
पर हर एक पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं और उसी के अनुसार उसकी उपयोगिता भी होती है। अब जो ये प्रश्न है ना, थोड़ा कल्पना वाले हैं कि क्या होगा अगर जो हथौड़ी कांच की बनाई जाए। सोचो सोचो, अगर जो हथौड़ी है ना वो आगे उसमें कांच हो और आपने इसको ठक से मारा, क्या होगा? कांच पूरा का पूरा टूट जाएगा, कील ठुक भी नहीं पाएगी। यानी सोच नहीं सकते इस चीज को। गिलास कपड़े के बनाए जाए, क्या गिलास अगर कपड़े के बनाए जाएंगे तो उसमें पानी चाय दूध कुछ रुक पाएगा क्या? नहीं रुक पाएगा। क्या क्या होगा कि अगर कीले और स्क्रू मोम के बनाए जाएं, मोम के अगर स्क्रू बनाए जाएंगे, क्या वो मजबूत रहेंगे? हम उसमें कोई चीज टांग सकेंगे? नहीं टांग सकेंगे, गर्मी गर्म होके वो क्या हो जाएगा, वो पिघल और जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या लोहे का गुब्बारा बन सकता है? सोच भी नहीं पा रहे होगे आप। भाई लोहे का गुब्बारा बनाएंगे तो वो फूल भी नहीं पाएगा, हम हवा डाल के फुलाते हैं, और ना ही वो आसमान में जा सकेगा। यानी ये अभी तो पॉसिबल है नहीं। आगे विज्ञान कुछ ऐसी तरक्की कर लेगी कि विज्ञान में सब कुछ अनसर्टेन है, सब कुछ नया आ सकता है, तो आगे का पता नहीं है। अब पदार्थ का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको दिख गया ना कि किस तरीके के पदार्थ किस में प्रयोग में करने हैं। तो इसलिए हमें वर्गीकरण को समझना जरूरी है कि वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की वाय संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। वाय मतलब जो हमें देख के पता चलता है, वो कौन सा है वर्गीकरण? भौतिक वर्गीकरण। और आंतरिक संरचना के यानी अंदर से अंदर की संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। अब भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से क्या क्या वर्गीकरण होगा वो हम समझते हैं। तो पहला वर्गीकरण है पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। जैसे कि नारियल का तेल है। नारियल का तेल आपने देखा है ना, सर्दियों में जम जाता है, उस डिब्बे में से ऐसे उंगली रख के ऐसे निकालो, नहीं तो उसको सर पे लगाने के लिए धूप में रखना पड़ता है। धूप में रखने पे क्या होता है, वो पिघल जाता है, द्रव रूप में आ जाता है। तो जो जमा हुआ रूप था वो कैसा था? ठोस रूप था। जो वो पिघल गया वो द्रव रूप था। अगर हम मोम को गर्म कर दें तो वाष्प बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा? गैसीय रूप था। और इसका एक और अच्छा उदाहरण जो हर एक बच्चे ने हमेशा ही देखा होगा, वो क्या है? बर्फ। बर्फ कौन सा रूप है? ठोस रूप है। वही फिर पानी में जल जाता है, द्रव द्रव रूप है वो। और उसी को ही उबाल लो, द्रव रूप को उबाल लो, जैसे पानी को उबालोगे, देखा है ना उसमें भाप उड़ जाती है, तो वो क्या है? उसका गैस रूप है। आपने देखा है ना, ये जो चक्र है ना वो चलता रहता है, ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं। जैसे कि बर्फ जमी, पहाड़ों पे बर्फ जमी, फिर गर्मी आई, वो पानी पिघल गया, पानी पिघल गया, उसके बाद फिर से गर्मी आई, फिर से देखिए भाप उड़ गई। ये जल चक्र आपने पढ़ा है ना, फिर वो ऊपर पहुंची भाप, भाप ऊपर जाके जम गई, जम गई तो फिर बारिश हुई, फिर इस तरीके से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस यानी सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस गैस। अब हम थोड़ा सा इनको अलग अलग भी पढ़ लेते हैं। पहला है ठोस। ठोस पदार्थ से बनी वस्तुएं जैसे कि कांच की गोली, टेबल, कुर्सी, पत्थर इत्यादि, ये तो इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा ठोस वस्तुएं बहुत है ना, आपके पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सब क्या है? ठोस ही है ना। तो अब हम इनको देखते हैं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, एक्चुअली इसका मोबाइल है। इस मोबाइल को मैं टेबल पे रख दूं तो भी ये वही रहेगा, इसको मैं परात में रख दूं तो भी वैसा ही रहेगा, इसको मैं बाल्टी में डाल दूं तो भी इसका आकार वही रहेगा। यानी कि ठोस का आकार कैसा है? निश्चित है, ये बदल नहीं रहा है। इसी तरीके से आयतन ले लें। आयतन में आप ये बताइए, घन और घनाभ। घन का आयतन क्या होता है? घन मतलब जिसकी कि सब सभी भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो हम कैसे निकालते हैं? भुजा गुणा भुजा, ऐसे तो निकाला जाता है आयतन। और घनाभ है जिसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, उसमें हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी ठोस पदार्थ का आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ठोस पदार्थों के जो कण हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, इस वजह से इनमें आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। और ये आकर्षण बल इनको आपस में बांधे रखता है। ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं
और इसी स्थिरता के कारण उनकी आकृति भी निश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है। अब ये द्रव देख रहे हैं, द्रव में आप द्रव को, पानी है इसमें, कोको कोला कुछ भी मान लीजिए, एक बॉटल है, इस बॉटल में पूरा भरा हुआ है, 1 लीटर हमने ये पानी इसमें ले लिया। अब 1 लीटर पानी को आप परात में फैला दो तो क्या होगा, वो परात की शेप ले लेगा ना, परात जैसा हो जाएगा। भगोने में डाल दो, भगोने जैसा हो जाएगा। गिलास में डाल दो, गिलास जैसा हो जाएगा। यानी आपने जिस किसी भी बर्तन में डाला उसने क्या किया, उसके जैसा आकार ले लिया। लेकिन उसके आयतन में फर्क आया क्या? नहीं, वो आयतन में फर्क नहीं आया। वो 1 लीटर गिलास में भी था, 1 लीटर परात में भी था, और 1 लीटर भगोने में भी था। जहां भी रखेंगे उसके आयतन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसका कारण क्या है कि ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से तो दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा ये थोड़े दूर दूर होते हैं, पर इनमें आपसी आकर्षण बल होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ये आकर्षण बल इन्हें बांधे रखता है। इसके क्योंकि इनमें आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन इनके कणों का एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। तो आप द्रव को भी जान गए। अब हम गैस को जानते हैं। घर में अगरबत्ती जलाते हैं ना सुबह पूजा करते समय, क्या होता है, पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। परफ्यूम लगाते हैं कपड़ों पे, पूरे घर में फैल जाती है, लगाते कपड़ों पे पर आने सब जगह से लगती है खुशबू। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गैस है। और गैस में, गैस के जो कण है वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। आप देखिए चित्र में, देखिए ना, आपको दिख रहा है कि ये सॉलिड है, सॉलिड में कण कितने पास पास हैं, इनमें आकर्षण शक्ति बहुत है। लिक्विड में आए, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर हो गए, और गैस में तो बहुत ही दूर दूर हो गए। तो इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होने की वजह से ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। इसको जहां भी रखते हैं ये उसी का ही आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। छोटे कमरे में रखेंगे तो छोटे कमरे जैसा आकार आयतन होगा, बड़े में रखेंगे तो वो बड़े जैसा आकार और आयतन हो जाएगा। यानी अगर हम तीनों के बारे में एक एक लाइन में बात करें तो ठोस में क्या है, आकार और आयतन निश्चित है, यानी आकर्षण बल बहुत अधिक है। द्रव में ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम है और गैस की अपेक्षा आकर्षण बल अधिक है, इसलिए इनका आकार तो अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। गैस में देखें तो इनका आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, तो इसलिए इनका ना आकार निश्चित ना आयतन निश्चित। तो हमने इसके अवस्थाओं के आधार पे वर्गीकरण समझ लिया। अब हम समझते हैं जल में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें हम कुछ चीजें लेते हैं, रेत, शक्कर, चॉक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, और अलग अलग ग्लास लिए, अलग अलग ग्लास में आधा आधा ग्लास पानी ले लिया, और हर एक ग्लास में थोड़ा 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 ये डाल दिया, और हमने थोड़ा सा चम्मच से घोल भी लिया। अब हम देखते हैं कि जो चीनी वाला है वो घुल गया, नमक वाला भी घुल गया, चॉक पाउडर भी घुल गया, पर क्या ये लकड़ी का बुरादा घुला उसमें? नहीं घुला, कितना भी कोशिश कर लो, रेत नहीं घुली। तो इससे हमें क्या पता चला कि कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। तो जो पदार्थ जल में यानी द्रव में घुलनशील हैं उनको हम क्या बोलते हैं, घुलनशील या विलेय पदार्थ। और वो पदार्थ जो द्रव में घुलते नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, अघुलनशील। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, क्योंकि यह जल क्यों बार बार दिया जा रहा है द्रव के साथ साथ में, कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एक द्रव में तो घुलनशील होते हैं पर एक द्रव में नहीं होते हैं। जैसे कि नमक है, पानी में तो घुलनशील है लेकिन मिट्टी के तेल में घुलनशील नहीं है। तो इसलिए जो घुलनशीलता का इसका जो वर्गीकरण किया गया है ये जल के आधार पर ही लिया गया है, किसी और द्रव के आधार पर नहीं लिया है। तो आपको बात समझ में आ गई, जल में घुलने वाला क्या होगा, घुलनशील। विलय वो क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ कहलाएगा। और जो चीज जल में नहीं घुलेगी वो क्या है, अघुलनशील यानी
अविलय पदार्थ। अब है अगला जल के सापेक्ष। वो भी हमने जल के सापेक्ष लिया था, जल के आधार पर लिया था। ये भी जल के सापेक्ष भार के आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्या, कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी तथा कुछ हल्के होते हैं ना। तो जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती रहती हैं वो क्या होती हैं, जल से हल्की होती हैं। और जो डूब जाती हैं वो कैसी होती हैं, जल से भारी होती हैं। तो जल में कुछ पदार्थों को डालकर देखते हैं कि कौन तैर रही है और कौन डूब रही है। हमने ये एक सारणी आपके सामने लेकर आए हैं कि करके देखना, आप अपने घर में करके देखना कि सरसों का तेल जो है पानी में डालकर देखिएगा क्या होगा, डूबेगा या तैरेगा। तैरेगा, क्योंकि ये जल से हल्का है। मोम भी तैरता है। आपने दिवाली पे तो मोम के ऐसे कैंडल्स आ गए हैं ना, कि दिए आ गए हैं कि उसको पानी पे ही तैरा दो तो वो तैरते भी रहते हैं और जलते भी रहते हैं। तो क्योंकि ये जल से हल्का है। लोहे की कील डूब जाती है क्योंकि ये जल से भारी है। कांच की गोली डूब जाती है क्योंकि ये भी क्या है, भारी है जल से। लकड़ी का टुकड़ा तैरता रहता है क्योंकि ये जल से हल्का है। अब आप बोलेंगे कि लोहे की कील तो आप बोल रहे हो डूब जाती है, लोहे का जहाज तो तैरता रहता है। क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे जब आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि जल का जो जहाज है ना, जो जहाज है उसकी एक शेप होती है, एक आकार होता है जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगला वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता अभी आएगा समझ में कि इस वर्ड का अर्थ क्या है। इन्होंने कुछ आप लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, कुछ चीजें जो इसके लिए चाहिए वो क्या है, लकड़ी, कांच, तेल लगा हुआ कागज, पॉलिथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके इन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। चलिए देखते हैं, चित्र भी दिया हुआ है। तो वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और जैसे वो कौन कौन से हैं, कांच और जल। कांच में भी आपने देखा है ना, कांच में आपको कुछ भी चीज हो तो वो आर पार दिख जाती है। ऐसे ही जल में भी आपको जो चीज भी रखते हैं वो एकदम से दिखाई आंख से देती है। वे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी के आर पार देख पाते हो क्या, नहीं दिखाई देता। कागज के भी आर पार नहीं दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं इनके पार नहीं जा पाती हैं। अच्छा, वे पदार्थ जिनके द्वारा हमें धुंधला यानी आंशिक रूप से दिखाई देता है वो क्या कहलाते हैं, पारभासी। समझ लीजिए, एक नया वर्ड है पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज, कागज पे तेल लगा के देखना, वैसे आपको कागज से दिखाई नहीं देगा, पर थोड़ा सा तेल लगा लेना, सर पे तेल लगा के आते ही है ना बच्चे, उसको थोड़ा सा रगड़ लेना सर पे और फिर देखना तो आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने लगेगा। और ऐसे ही पेंट लगा हुआ कांच, इसमें क्या होता है, एकदम साफ नहीं दिखता है लेकिन धुंधला सा दिखाई देता है। तो पारदर्शिता के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो वो कौन कौन सा वर्गीकरण हो जाएगा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। कठोरता के आधार पर कुछ ठोस पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज, ये पदार्थों के नाम दे दिए आपके सामने, आदि लीजिए। इनके अलावा भी आप अगर खुद प्रैक्टिकल करना है इनके अलावा भी आप ले सकते हैं। एक एक करके इनको उंगलियों से दबाएं। कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, मुलायम पदार्थ कहते हैं। वो रबड़ आती, मेरे पास थी नहीं तो मैं आपको दिखाती, एक रबड़ आती है इसको हम दबाते हैं तो वो एकदम से दब जाती है। और कुछ रबड़ कैसी होती है, खूब हार्ड होती है, जो क्रिकेट खेलते हैं वो तो इतनी दबती नहीं है ना, वो तो थोड़ी टाइट सी होती है। एक तो जो हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए भी दी जाती है कि इससे मसल्स की एक्सरसाइज होती है, वो मुलायम होते हैं। इसी तरीके से स्पंज है, स्पंज को भी दबाओ तो तुरंत दब जाता है। रुई भी दब जाती है, ऊन भी दब जाती है। तो जो दब जाते हैं वो कैसे हैं, मुलायम पदार्थ। और जो उंगलियों के दबाने पर नहीं दबते हैं वो क्या होते हैं, कठोर पदार्थ। जैसे कि लकड़ी है, क्या लकड़ी दब जाएगी, नहीं दबेगी। प्लास्टिक भी नहीं दबती है। अगर जैसे मैंने ये लिया ना, इसको मैं दबाऊं अपना चश्मे का कवर तो ये नहीं दबेगा। कुछ बहुत मुलायम प्लास्टिक होती है वो दब जाती है, वैसे प्लास्टिक दबती नहीं है।
तो कठोर और मुलायम पदार्थ। एक है वर्गीकरण चुंबक के सापेक्ष। चुंबक के सापेक्ष किस तरीके से है कि चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित करता है वह चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक किसको आकर्षित करता है? लोहे को। आप लोगों ने खेल बना लेते हैं ना, मुझे पता है कि लोहे चुंबक आ जाए मिल जाए ना, आप बच्चों को तो बस वो जगह 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 चिपका के देखते रहते हैं कि ये चिपक रही है नहीं चिपक रही है। इसके अलावा लोहे के अतिरिक्त निकेल कोबाल्ट ये धातुएं भी चिपक जाती हैं। आपने कभी देखा हो कि आपने आपकी मम्मी कभी बर्तन खरीदने गई हो तो वो क्या करती है, चुंबक वहां दुकानदार भी रखता है, चुंबक लगा लगा के बर्तन दिखाता है कि ये पूरा भैया लोहा तो नहीं है इसमें। कभी ग्लास लेने गए, ग्लास अच्छे ग्लास स्टील के होते हैं, उसमें लोहे की मात्रा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। और कई क्या होते हैं पूरे अंदर लोहे के ही बने होते हैं और ऊपर से एक परत चढ़ा देते हैं, और जब कुछ दिनों बाद में फिर वो लोहा दिखने लगता है, वो गंदा दिखता है फिर। तो वो चेक करती हैं कि कितना लोहा है इसमें, ज्यादा चिपकता है तो नहीं लेती है फिर वो बर्तन। तो अब आपको चुंबक के सापेक्ष भी समझ में आ गया होगा, जो चिपक चिपक जाते हैं पदार्थ वो चुंबकीय और जो नहीं चिपकते हैं वो अचुंबकीय। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या थे? भौतिक परिवर्तन, जो कैसे वायु रूप को देखकर हो रहे थे। अब आंतरिक संरचना भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आंतरिक परिवर्तन किस तरीके से होंगे। तो वो कौन से परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। इसके लिए भी आप प्रैक्टिकल करेंगे, भाई विज्ञान है, प्रैक्टिकल तो आप हर चीज के लिए करके देखें तो अच्छा रहेगा। चौक या कोयले का टुकड़ा लें, इस टुकड़े को खूब विभाजित कर लें और हर एक टुकड़े में क्या होगा, उस पदार्थ का गुण होगा, चाहे कितना भी छोटा हो जाए वो रहेगा। चौक का है तो वो चौक का ही रहेगा, कोयला है तो कोयले का ही रहेगा। अब उसे पीस भी लो, पाउडर से छान भी लो, मतलब कितना छोटा कर लिया है। अब इस पाउडर को कपड़े से भी छान लिया, छानने पर क्या होगा, बहुत ही महीन कण प्राप्त होंगे। तो ये जो छोटे कण भी क्या होते हैं, ये और भी छोटे कणों से, मतलब आपका क्या है, चौक किया आपने, टुकड़ा किया, वो भी तो छोटा ही था, फिर उसको पीसा, छाना, यानी अब छोटे का भी छोटा रूप आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आप अति सूक्ष्म कणों की कल्पना कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप से क्या स्पष्ट हुआ कि पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। यानी आंतरिक संरचना में जो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मिला है वो क्या है, अणु या परमाणु। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको आंतरिक संरचना समझनी होगी तो आपको अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण इसके बारे में पता होना ही चाहिए। अणु क्या होता है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, एक तो ये सूक्ष्मतम कण है और कैसा है, स्वतंत्र रह सकता है, और इसमें पदार्थ के सारे ही गुण मौजूद होते हैं। किसी तत्व के सभी अणु अगर एक समान है तो वो क्या है, देखिए एक समान वाले क्या बनाते हैं, वो एक तरह के तत्व बनाते हैं। और अगर वो भिन्न भिन्न अणु, भिन्न भिन्न अणु मिल रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। चलिए हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कि किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। यानी वो कैसे होंगे, अगर अलग अलग मिल गए तो उनके गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। परमाणु क्या होता है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था, अणु मिलता है ना, लेकिन ये नहीं मिलता है, परंतु ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते, अभी हम आगे अंदर पढ़ेंगे। और परमाणु रह लेता है, क्योंकि ना अणु जो है ना क्या है, वो स्वतंत्र अवस्था में इसलिए रह लेता है क्योंकि वो क्या है, ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना है ना। परमाणु चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो अलग अलग हो, तो उनके बीच में इतना आकर्षण हो जाता है, इतनी शक्ति हो जाती है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, मतलब इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की यूज करना पड़ता है, हमें ऐसे आंखों से ये नहीं दिखता है। चलिए अंतर देख लेते हैं अणु और परमाणु में। अणु क्या है? परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है।
अणु किससे बना? परमाणु से, यानी सबसे छोटा क्या हुआ? परमाणु हुआ। अणु, अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। स्वतंत्र अवस्था में रह सकने वाला सूक्ष्मतम कण है। पढ़ा था ना अभी हमें कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकने वाला पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। आगे जो बात है ना उसको ध्यान से सुनिएगा कि समान, ये अणु में पढ़ रही हूं मैं, समान परमाणुओं के जुड़ने से तत्व के अणु बनते हैं। किसके बनते हैं? समान परमाणु जुड़ गए तो क्या बनता है? तत्व बनता है। जैसे ऑक्सीजन कैसे बन जाता है? O2, हाइड्रोजन H2। यानी ऑक्सीजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु मिले तब एक बना O2। इसी तरह से H2 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु H प्लस H मिले और इन्होंने क्या बना दिया? तत्व। विभिन्न भिन्न परमाणुओं के जुड़ने से यौगिक बनते हैं। अगर भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हैं, जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये क्या बने? इसमें हाइड्रोजन के अणु मिले और ऑक्सीजन के अणु मिले तो क्या बन गया है? जल बन गया है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। इसमें कार्बन के अणु मिले और ऑक्सीजन के अणु मिले बने तो क्या बन गया? यौगिक। परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मालूम है पहले परमाणु को क्या बोला गया था? कि ये अविभाजित नहीं है। बाद में खोज हुई, उसमें बताया गया कि ये भाई विभाजित है। तो हम कुछ और भी जान लें, कुछ एक्स्ट्रा भी जान लें। वो क्या है कि परमाणु शब्द को यूनानी भाषा में एटॉक्स, एटम वर्ड था ना, एटम किससे बना है? एटॉक्स से, जिसका अर्थ है अविभाज्य। अविभाज्य मतलब जो विभाजित नहीं किया जा सके। लेकिन मैंने पहले ही बोला है ना, विज्ञान क्या है? कभी भी चेंज हो सकता है। फिर और खोजें हुई, उन्होंने क्या बताया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार तत्व अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को विभाज्य माना जाने लगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है? विभाज्य है। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परमाणु का मूलभूत कण भी कहते हैं। अब प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पे कौन सा आवे? प्रोटॉन को किससे दिखाते हैं? P से, इलेक्ट्रॉन को E से, न्यूट्रॉन को N से। स्मॉल लेटर में है, ये सभी वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश, प्लस का। इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन आवेशित ही नहीं होता है, ना उस पे प्लस ना माइनस, यानी ये क्या होता है? उदासीन होता है। इसको आपको एकदम से अच्छे से याद करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था ना कि जो मैंने ये सीरीज शुरू करी है इसमें आपको थोड़ा सा अधिक मिलेगा, थोड़ा सा अतिरिक्त ज्ञान भी दिया जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा अधिक क्या हो गया? लिटिल बिट मोर, है ना, थोड़ा सा ज्यादा। तो थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए पढ़ते तो सारे ही बच्चे हैं, पर सिलेक्शन किसका होता है? जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेता है। तो आपको अगर कहीं भी सिलेक्शन लाना है तो थोड़ा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा थोड़ी सी ज्यादा। तो हमने सीखा क्या? एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने में एक ही पदार्थ का प्रयोग हो सकता है अथवा वस्तु कई पदार्थों से भी मिलकर बना हो सकता है। पदार्थ का वर्गीकरण विलयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर किया जा सकता है। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 2 पूरा कर लिया है। मैं इस वीडियो के साथ मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पेपर आपको भेज रही हूँ।
मैं ये देखना चाहती हूँ, आपका ज्ञान परखना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो सचमुच में ध्यान से देखा भी है या नहीं देखा है, और देखा है तो आपको पूरा समझ में आया है या नहीं आया है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि बच्चों, आप उस पूरा देखकर समझकर फिर उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी कीजिए। तो अगले वीडियो तक बाय बाय।